तो आइए आज बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक हिसाब से कह दिया जाए तो जैसे पेड़ का जड़ उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ये मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए उसका जड़ है। तो बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। सबसे पहले इस चीज पे तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम रिजल्टिंग कंपाउंड, ठीक, रिजल्टिंग कंपाउंड का स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांड है जिसमें हम किसका स्टडी करते हैं, रिजल्टिंग कंपाउंड का स्टडी करते हैं, ठीक। अब बात आती है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म होती क्या है, सबसे पहले ये चीज हम लोग को देखना है। रिएक्शन मैकेनिज्म में हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि देखिए मैकेनिज्म हो गया रिएक्शन मैकेनिज्म। अब रिएक्शन में होने वाली क्रियाविधि को हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, जब भी मान लीजिए कोई भी रिएक्शन चल रही है तो बॉन्ड टूटेगी या बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड टूटने और बॉन्ड बनने के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है अपना, वो कितनी एनर्जेटिक के साथ मूव कर रहा है, ये चीज कहलाती है। उसका इलेक्ट्रॉन का मूव करना किस रेट के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये कहलाता है रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, ये भी बात आपको क्लियर होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, रिजल्टिंग कंपाउंड के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ये भी चीज क्लियर होगी। अब बात आती है, चलिए देखते हैं सेकंड, ठीक। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं जैसे अब मान लीजिए कि ये अपना कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाता है सबस्ट्रेट, ठीक। अब इसको हम लोग सबस्ट्रेट के नाम से जानते हैं, ठीक। अब इसके साथ हमें कोई भी अटैकिंग रिएजेंट मिलते हैं, ठीक। अब कोई भी अटैकिंग रिएजेंट, जस्ट एन एग्जांपल मान लीजिए हम अटैकिंग रिएजेंट लेते हैं, कोई भी हो सकता है, CH3H 2HCl जो भी हो, मतलब ये सारे क्या कहलाते हैं, अटैकिंग रिएजेंट। अब ये अटैकिंग रिएजेंट को हम रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद से ये हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया, ये हमारे अटैकिंग रिएजेंट हो गए। ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें बीच में मिलता है इंटरमीडिएट। क्या मिलता है, इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट जो हमें बीच में मिला, अब ये बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक। क्या होता है, बाई प्रोडक्ट। और इंटरमीडिएट जो है कि अनस्टेबल होता है, कंपेयर प्रोडक्ट के कंपेयर में ये अनस्टेबल होता है, ठीक। अब इंटरमीडिएट के बाद हमें मिलता है आगे क्या चीज, लास्ट में फाइनली हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक। अब ये एक रिएक्शन की प्रोसेस है कि कैसे चलती है, ये चीजें आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक। अब अटैकिंग रिएजेंट में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, एम्फीफाइल होता है, ये सारी चीज हम लोग आज ही देखेंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट होते हैं। तो एरो के इधर जो होता है वो सबस्ट्रेट कहलाता है, एरो के साथ या एरो के जस्ट मतलब ऊपर है वो अटैकिंग रिएजेंट कहला रहा है, और एरो के साइड में इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और मेनली हमें हमारे प्रोडक्ट से मतलब होता है, ठीक। अब इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, इसके बाद जैसे इंटरमीडिएट हमारा फ्री रेडिकल हो गया, कार्बोकेटायन हो गया, कार्बो एनायन हो गया, इन सब की भी बात करेंगे हम लोग। अब चलिए आगे आते हैं, ठीक। अब अगली चीज आती है हम लोग की क्या चीज, बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कि बॉन्ड का टूटना, ठीक। अब जैसे फ्यूजन बोले, फ्यूजन बोले या क्लीवेज बोले, दोनों का मतलब होता है टूटना। फ्यूजन या क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है। अब बात यह है कि देखिए टूटता है तो ये दो टाइप के टूटते हैं, ठीक। एक टूटता है तो कहलाता है होमोलिसिस, और एक तरीका है, दो टाइप के हैं, एक कहलाता है हेटेरोलिसिस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में, होमोलिसिस के बारे में। होमोलिसिस बोले या होमोलिटिक बोले, दोनों बात क्या है, बराबर है। होमोलिसिस बोलिए या होमोलिटिक बोलिए, हेटेरोलिसिस बोलिए या हेटेरोलिटिक बोलिए। लिसिस मतलब भी होता है तो तोड़ना, और लिटिक मतलब भी होता है तोड़ना। तो
तो दोनों का मतलब है बॉन्ड अगर टूटे तो दो टाइप की टूट रही है, एक होमोलिटिक एक हेटेरोलिटिक। अब होमोलिटिक हेटेरोलिटिक में क्या अंतर है, ये चीजें हम लोग को देखनी है, ठीक है। अब आगे की चीज हम लोग अब आसानी से देख सकते हैं, ठीक। अब जैसे होमोलिसिस, जब भी मान लीजिए कि कोई भी ये कंपाउंड है, कोई एक ये कंपाउंड है, बॉन्ड का ब्रेक होना। अब जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं अभी होमोलिटिक, ठीक। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या होता है, जस्ट एन एग्जांपल देख लीजिए, ये है CH3, ठीक है, और ये है Br, ठीक। होमो मतलब होता है कि जब बॉन्ड टूटे तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, इक्वल। तो बॉन्ड टूटे और इलेक्ट्रॉन दो भागों में बराबर बराबर बंट जाए तो ये होमोलिटिक कहलाता है, ठीक। जैसे कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, हमने इस बॉन्ड को तोड़ा, हमने जब इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो ये कहलाएगा होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या कैसा कुछ मिला, ऐसा कुछ मिलेगा कि CH3 पे एक रेडिकल आएगा, फ्री रेडिकल, और साथ में हमें Br पे एक इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल आएगा, ठीक। तो ये है, तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में हमें मिलता है इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल, ठीक। तो अब कुछ चीजें हैं जो हम लोग को देखनी है फ्री रेडिकल के बारे में, ठीक। होमोलिटिक में हमें क्या मिला, होमोलिटिक में हमें मिला क्या चीज, मान लीजिए हमने इसको तोड़ा था तो एक इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, ठीक। तो कुछ इस टाइप का कंपाउंड हमें मिला था, ठीक है भाई, और ये कहलाता है फ्री रेडिकल, ठीक। तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में हमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें मिलता है इंटरमीडिएट कौन सा, फ्री रेडिकल। इंटरमीडिएट कौन सा होता है, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल की कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल, ठीक। अब फ्री रेडिकल की कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। अब जैसे कि फ्री रेडिकल जो होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक। और फ्री रेडिकल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और साथ साथ ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। अब देखिए ये कंपाउंड है CH3, ठीक। इसको उठाते हैं, भाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, 1 2 3 बॉन्ड है और सिंगल इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। कैसी होती है, sp2। जियोमेट्री ये सब तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको हाइब्रिडाइजेशन ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो वहां पे बताई जाती है, लेकिन कोई इशू नहीं है। हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है, ठीक। अब sp2 होती है, उसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि अब क्या फ्री रेडिकल हमने देख लिया। अब फ्री रेडिकल की कुछ स्टेबिलिटी टाइप का चीजें देखना होता है, ठीक। अब जैसे फ्री रेडिकल है, ठीक, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है फ्री रेडिकल इस टाइप का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है कि रेजोनेंस पाया जाता है और जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड, ठीक। अब इसके बाद आता है इसके साथ 2 रिंग जुड़ी, और यहाँ भी क्या होता है, रेजोनेंस होता है, ठीक। अब इसके साथ आता है 1 रिंग जुड़ी हो तो क्या होगा, ठीक। अब इसके बाद से आता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक। हाइपर कॉन्जुगेशन तो आपको बताया गया था अच्छे से कि sp2 कार्बन के जस्ट बगल में अगर sp3 कार्बन जुड़ा हो तो क्या कहलाता है,
sp2 कार्बन के जस्ट बगल में अगर sp2 कार्बन के जस्ट बगल में sp3 कार्बन जुड़ा हो और उस कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन हो वो क्या हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट होता है। तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद आती है ये चीज होगी, ठीक, यहाँ पे सिंगल होगा बेटा, ठीक। अब इसके बाद आती है कौन सी कंपाउंड, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक। और लास्ट में हमारी सबसे लास्ट में आ जाती है CH3 फ्री रेडिकल। तो ये सबसे कम स्टेबल होता है, ये चीज आपको ध्यान से देखना होता है, ठीक है ना। तो ये स्टेबिलिटी के ऑर्डर हो गए फ्री रेडिकल के, ठीक। अब उसके बाद से हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद से हम लोग आते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन पे। तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन पे हम लोग देखते हैं क्या चीज है। तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में हमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है। हेटेरोलिटिक होमोलिसिस समझ में आ गया तो हेटेरोलिटिक भी समझ में आ जाएगा आसानी से। हेटेरोलिटिक तो हेटेरो मतलब होता है क्या होता है, डिफरेंट होती है, अनइक्वल होगा। तो जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है तो अनइक्वल बॉन्ड ब्रेक होता है। मतलब अनइक्वल इन द सेंस कहने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो बंटवारा होता है वो अनइक्वल होता है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई कंपाउंड बनाते हैं, अब मान लीजिए कि यही सेम कंपाउंड ले लीजिए आप। अब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक भाई। मान लीजिए हमने बॉन्ड को ब्रेक किया, हमने बॉन्ड को किया ब्रेक किया तो एक इलेक्ट्रॉन एक ही साइड चले गए, ठीक। तो एक के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो एक पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और एक पे आ जाता है निगेटिव चार्ज, ठीक। तो ये हो गया कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में 2 टाइप के इंटरमीडिएट आते हैं। एक का नाम है कार्बोकेटायन और एक का नाम है कार्बोएनायन। कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन। अब देखिए इनकी बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक। अब हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में हमें फ्री रेडिकल मिला, कार्बोकेटायन मिलेगा, कार्बोएनायन मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बोकेटायन के बारे में। तो आइए कार्बोकेटायन के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कार्बोकेटायन होता क्या है। सबसे पहले अपन लोग देखते हैं आज कार्बोकेटायन। हमने फ्री रेडिकल की बातें कर ली, उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लिया, ये सारी चीज देख ली हमने। और याद करने वाली कोई बात नहीं थी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में भी, क्योंकि सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेंट था, उसके बाद सबसे पहले रेजोनेंस डोमिनेंट था, उसके बाद से हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हमने स्टेबिलिटी के लिए आपको ऑर्डर बताए थे। सबसे पहले ऑक्टेट देखेंगे, ऑक्टेट जिसकी कंप्लीट होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्टेट के बाद हम लोग देखते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो स्टेबिलिटी कम होगी। उसके बाद हमने आपको बताया था एक बार कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, फिर होता है नॉन एरोमेटिक, फिर होता है एंटी एरोमेटिक। ये 8 पॉइंट हमने बताए थे और दुनिया की कोई भी कंपाउंड हो आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख सकते हैं। ये सिर्फ 8 पॉइंट आपको याद करना है, ठीक। तो कार्बोकेटायन, अब एक कार्बोकेटायन अपने पास रख लो। जैसे मान लीजिए कि ये है कार्बोकेटायन अपना, ठीक। इससे कोई भी रिंग जुड़ी, इसी को देखो और इसी को देख के इसकी सारी प्रॉपर्टी लिख सकते हो, ठीक। आसानी से इसकी सारी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं इसको देख के। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कार्बोकेटायन की स्टेट मतलब इसके बारे में, तो एक आप ध्यान से देखिए, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है कार्बोकेटायन वाले। कार्बोकेटायन वाले हाइब्रिडाइजेशन क्या शो करते हैं, जियोमेट्रिक क्या शो करते हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। अब ये देखिए कार्बोकेटायन की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे आप, तो एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक 2 3, ठीक। क्या हुआ 1 2 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp2, और sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी। इसका ज्योमेट्री क्या आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और चीजें हो गई। अब इसके बाद से इसकी भी स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे।
तो सबसे पहले चीज आती है स्टेबिलिटी देखने के लिए। अब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, एक और चीज आती है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के लिए, ठीक। तो हमने सबसे पहले पढ़ा होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की पॉइंट है जो आपको याद रखना है। देखिए ध्यान से, सनलाइट हमेशा फेवर करती है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, पेरोक्साइड हमेशा फेवर करती है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक। एक और चीज आती है कि अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितनी ज्यादा होगी, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन भी उतना ज्यादा होगा। तो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम जितनी ज्यादा होगी, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन भी उतना ज्यादा होता है, होने का चांस होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये होमोलिटिक के बारे में क्या फेवर करता है, ये चीजें हैं। अब उसके बाद से अगली बात हमने कहाँ रोकी थी कि हम लोग देख रहे थे कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग देखेंगे। कार्बोकेटाइन सही से बोल दो, ठीक। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हाईली स्टेबल होते हैं, इस टाइप के कुछ कंपाउंड होते हैं, ठीक भाई। तो कार्बोकेटाइन की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है ट्रिपल रिंग वाले, ठीक। अब उसके बाद से हम लोग बात करते हैं कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं डबल रिंग वाले, ठीक। अब इसके बाद से आता है तो एक टेपोलियम आयन आता है, टेपोलियम आयन ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक। अब जैसे टेपोलियम आयन आप क्या होता है, क्या जानते हैं, 6 कार्बन की रिंग, 7 कार्बन की रिंग। तो 6 कार्बन की रिंग तो बेंजीन या हेक्सीन ये सब होते हैं। अब उसके बाद से आप बात करेंगे तो क्या देखेंगे, टेपोलियम आयन क्या होता है। ये है टेपोलियम आयन, ठीक है ना। अब ये टेपोलियम आयन ज्यादा स्टेबल होता है किसके कंपेयर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपेयर। सॉरी टेपोलियम आयन ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ट्रिपल रिंग वाली आ जाएंगी 3, ठीक। पानी देना। टेपोलियम आयन देखते हैं हम लोग। अब उसके बाद से बात करते हैं, अब देखिए अब आ जाता है ट्रिपल रिंग हो गया। अब इसके बाद से दो रिंग वाली आ जाती है, ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं ये सब, ठीक। अब यहाँ पे 2 रिंग आ जाएगी, ठीक ना भाई। तो ध्यान रखना ये सब, ठीक। अब ये हाइड्रोजन है तो ये अपने आप से बैलेंस कर लेना मेरा भाई, ठीक है ना। अब ये जैसे कि यहाँ पे है तो ठीक है, यहाँ पे है 1 2, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ज्यादा है तो इसको सही कर लो, कोई इशू नहीं, ठीक। अब इन दोनों से ज्यादा देखिए होनी चाहिए किसी और की, लेकिन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट कर जाती है, ठीक। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जब डोमिनेट करती है तो ये वाली ज्यादा स्टेबल हो जाती है। होनी चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन होती नहीं है। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट कर जाती है और यहाँ पे उसके बाद आता है फिर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। तो यहाँ तक काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, तो हमने बता दी। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात हो गई, ठीक। अब देखिए अगली चीज आती है अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं। अटैकिंग रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, तो अटैकिंग रिएजेंट में हम आपको बताएंगे 2 टाइप 3 टाइप अटैकिंग रिएजेंट, ठीक। तो अटैकिंग रिएजेंट में सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि अटैकिंग रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए अटैकिंग रिएजेंट होते हैं 3 टाइप। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल और तीसरा होता है एम्फीफाइल।
इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एम्फीफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, ये सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोफाइल होते कौन है। तो इलेक्ट्रोफाइल होते कौन है, आइए देखते। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब प्यार, लव। तो जिसके जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा, अब जैसे पैसे से मुझे प्यार, तो भाई तो पैसे की कमी है तभी तो पैसे से प्यार है। तो जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसीलिए उनको इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, ठीक। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं, ठीक। अब अगली चीज आती है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, जैसे कि हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे लुईस एसिड, वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल था। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहलाते कौन है, जिनकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जस्ट एन एग्जांपल, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन पाए जाए वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो लुईस एसिड, जैसे कि लुईस एसिड, तो एक पॉइंट आती है कि ऑल द लुईस एसिड बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ऑल द लुईस एसिड, ऑल द लुईस एसिड बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। जितने भी लुईस एसिड हैं वो सब कैसे बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जैसे, है ना। आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे AlCl3, BCl3, थर्ड एग्जांपल FeCl3। अब आपको देखना आ जाएगा, आप जैसे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनको थोड़ा सा खोल के देख लीजिए। जैसे ये एल्यूमिनियम है, इनसे 3 क्लोराइड जुड़े हुए हैं, तो हर क्लोराइड इनके बीच में बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, ठीक। तो इनके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन हुए, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्योंकि जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक हम लोग इलेक्ट्रॉन की कमी मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो हम ये कह सकते हैं कि लुईस एसिड बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो जितने भी लुईस एसिड हैं ये सब कैसे बिहेव करेंगे, लुईस इलेक्ट्रोफाइल की जैसे, ठीक। सेकेंड पॉइंट आती है कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो और इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का एक और पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट, कि अगर किसी भी नॉन मेटल पे पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करेगा। किसी भी नॉन मेटल पे पॉजिटिव चार्ज हो तो कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जैसा। मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी नॉन मेटल बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो पॉजिटिव चार्ज किसी भी नॉन मेटल पे हो तो कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। जस्ट एन एग्जांपल देखिए, एग्जांपल आप, जैसे कि Cl पॉजिटिव हो जाए, जैसे Br पॉजिटिव हो जाए, जैसे NO2 पॉजिटिव हो जाए, ठीक, ये सब। लेकिन ये पॉइंट 2 जगह एप्लीकेबल नहीं है। अब कहां एप्लीकेबल नहीं है, आइए देखते हैं। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो किसी भी नॉन मेटल पे तो इलेक्ट्रोफाइल है, बस 2 जगह को छोड़ के, एक्सेप्ट और ये एक्सेप्ट जहां आ जाए वहां पे ध्यान देना होता है, क्योंकि एक्सेप्शन जहां क्वेश्चन वहां, ठीक। तो एक्सेप्शन जहां क्वेश्चन वहां, एक्सेप्ट H3O पॉजिटिव, ध्यान रखना भाई, एक्सेप्ट NR4 पॉजिटिव, ध्यान रखना भाई। तो ये 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके मतलब ये दोनों तो नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ साथ इन पर पॉजिटिव चार्ज भी है, उसके बावजूद भी ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो एक अटैकिंग रिएजेंट हमारी खत्म है। अब दूसरी अटैकिंग रिएजेंट पे हम लोग आते हैं। तो दूसरी अटैकिंग रिएजेंट है हमारी न्यूक्लियोफाइल। कौन सी फाइल, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या है, ये सब हम लोग अभी देखेंगे। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब फिर से प्यार। तो न्यूक्लियस से प्यार। अब जिसके पास न्यूक्लियस से प्यार कौन करता है भाई, न्यूक्लियस के पास जाना कौन चाहता है, न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है, ये सब बातें देखिए।
न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिवली चार्ज होता है, तो हाँ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाना चाहता है। तो ये हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियस लविंग, तो इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए जितने भी लुईस एसिड होते हैं वो सब बिहेव करते हैं कैसे, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। कैसे मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल हैं ये सब कैसे बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की जैसे। जैसे कि हमने लुईस बेस पढ़ा था कि इनके पास ये ऑक्टेट इनकी कंप्लीट होती है। ऑक्टेट कंप्लीट इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन वहां पे एक कंडीशन थी कि 8 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कम से कम एक लोन पेयर, तो कहलाता है इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल और उसका नाम है लुईस बेस। तो ऑल द लुईस बेस बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि पूरे लुईस एसिड बिहेव कर रहे थे इलेक्ट्रोफाइल जैसे, वैसे पूरे लुईस बेस बिहेव करेंगे न्यूक्लियोफाइल जैसे। तो ठीक, तो ये एक पॉइंट और आता है कि ऑल द लुईस बेस बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। अब इसका एग्जांपल आप देखिए, जैसे मान के चलिए आपको कौन सा एग्जांपल दिखाया जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए कॉमन एग्जांपल आपको देखिए, जैसे NH3, ठीक, जैसे PH3, जैसे ASH3। अब इसको खोल के दिखा दें, जैसे NH3 है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, तो 2 बचे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन साथ में कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए जो इसके पास प्रेजेंट है, मतलब ये लुईस बेस है। अगर ये लुईस बेस है तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। अब उसके बाद एक लास्ट पॉइंट बचता है न्यूक्लियोफाइल का, कि अगर किसी भी नॉन मेटल पे निगेटिव चार्ज आ जाए तो वो न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है, ठीक। निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी नॉन मेटल, अगर किसी भी नॉन मेटल पे निगेटिव चार्ज हो तो वो बिहेव करेगा कैसा, न्यूक्लियोफाइल जैसा। जस्ट एन एग्जांपल, OH पे निगेटिव चार्ज, ठीक। अब जैसे OH पे निगेटिव चार्ज हो जाए, Cl पे निगेटिव चार्ज हो जाए, Br पे निगेटिव चार्ज हो जाए। अब इनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। तो हमने रिएजेंट पढ़े 2 टाइप के, हमने कार्बोकैटायन देखा इंटरमीडिएट, हमने आपको फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट दिखाया, हमने आपको होमोलिटिक बॉन्ड फिजन पढ़ाया, हमने आपको हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन पढ़ाया। तो सबसे पहले एक चीज है कि यहाँ तक जितने पढ़े हैं थोड़ा सा हम लोग रिव्यू ले लेते हैं। जैसे हमने होमोलिटिक बॉन्ड फिजन पढ़ा, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन पढ़ा। होमोलिटिक में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो रहा था, हेटेरोलिटिक में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो रहा था। अब उसके बाद हमने होमोलिटिक में एक और चीज देखी कि होमोलिटिक को फेवर कौन कौन करता है, सनलाइट, पेरोक्साइड और किसी भी मतलब 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितनी ज्यादा वो उतना ज्यादा फेवर करता था होमोलिटिक को, ठीक। होमोलिटिक का इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देख ली हमने। हेटेरोलिटिक का मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो। अटैकिंग रिएजेंट हमने देखा, अटैकिंग रिएजेंट 3 टाइप के अभी हमने बताया आपको, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एम्फीफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हमने पढ़ लिया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब कि लुईस एसिड जो सारे क्या होंगे इलेक्ट्रोफाइल। किसी भी नॉन मेटल पे पॉजिटिव चार्ज वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमने पढ़ा कि जितने भी लुईस बेस होंगे वो सब क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। और अगर किसी भी नॉन मेटल पे निगेटिव चार्ज तो वो कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में हमने किसी भी नॉन मेटल पे पॉजिटिव चार्ज बताया था, लेकिन वहां पे 2 एक्सेप्शन था, H3O पॉजिटिव, Nr4 पॉजिटिव, ये ध्यान रखने वाली एक बात है। और दूसरी चीज, अब तीसरी एक लास्ट चीज बची, एम्फीफाइल। एम्फी मतलब होता है डुअल कैरेक्टर, ठीक, जिसके पास इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास न्यूक्लियोफाइल दोनों जैसा कैरेक्टर हो, क्या कहलाएगा, एम्फीफाइल। लास्ट बात है, एक चीज बस 2 मिनट की बात है, ये ध्यान दीजिए। एम्फीफाइल, एम्फी मतलब होता है डुअल कैरेक्टर, है ना। एम्फी मतलब होता है डुअल कैरेक्टर। अब डुअल कैरेक्टर इन द सेंस कि इसके पास इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों की जैसा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों की कैरेक्टर हो, वो कहलाता है एम्फीफाइल। तो जितने भी एल्डिहाइड, ऑल दी एल्डिहाइड, है ना, जितने भी एल्डिहाइड है और कीटोन, ये सब क्या है,
ये सबके सब देख लीजिए, जैसे एसिटाल्डिहाइड हम लेके अगर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे बॉन्ड तोड़ेंगे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ेंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल जैसा कैरेक्टर है, ये न्यूक्लियोफाइल जैसा कैरेक्टर है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देख ले एसीटोन की बात कर ले, तो ये देखिए, तो एसीटोन ये हो गया आपका, यहाँ पे अगर बॉन्ड तोड़े, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये चीजें हैं कि इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर भी है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है, इसलिए ये एम्फीफाइल है। या ये बोल दिया जाए कि इसके पास इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, इसलिए ये एम्फीफाइल है। दोनों बात सही। तो ये बस लास्ट बात थी। अब आगे की बात हम लोग अभी करेंगे कुछ देर बाद। थैंक यू, धन्यवाद।